चलो हो गई चर्चाएं बेटा। हो गई बातें। बस बहुत है। चर्चाएं फिर मैं करूंगा तुमसे बातें, फिर दिक्कत में आ जाओगे तुम। क्योंकि फिर मैं बात नहीं करूंगा, फिर ये बात करेगा तुमसे, फिर आपको इससे बात करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि ये आपसे बात करे, मैं ही आपसे बात करूं, वही बेहतर है। तो समझ लो जरा फटाफट से ना। देखें, बंगाल के गवर्नर जनरल जनरल में, वायसराय में, करजन जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सा आदमी है। क्यों है? क्योंकि उसके कामों की वजह से। करजन एक प्रकार का ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूती, अपने साम्राज्य के प्रति वफादार है, जिसकी तरफ से वो यहाँ शासन कर रहा है। अब भारत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का ही हिस्सा है। जैसे हमने किसी देश पर कब्जा किया, अब वो हम उसको अपना ही समझ रहे हैं कि वो जगह अपनी है, अपन को यहाँ से जितना लाभ ले सकते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति भी घट चुकी है, कांग्रेस भी बन गई है, और कांग्रेस हर साल अपने अपने आयोजन कर रही है। अब वो गवर्नर्स की, वायसराय, वायसरायस की, क्योंकि उस समय वायसराय बोला जा रहा है, वायसराय की नजरों में आ चुकी है कांग्रेस, तो उसकी आलोचनाएं भी हो रही हैं। ठीक है। तो ये करजन कहता था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ाती हुई अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है, और मैं पूरा सहयोग करूंगा इसको अंतिम रूप से इसको दफनाने में, उसको मारने में। इस तरह से वो बातें करता था। कई सारे गवर्नर कांग्रेस को लेकर के अपने अपने विचार रखते थे, तो एग्जामिनर कई बार वो कोटेशन पूछ लेता है कि, कोट पूछ लेता है, सॉरी, कि वो थॉट पूछ लेता है कि यह थॉट किसने दिया कांग्रेस के लिए। जैसे डफरिन कहता था कि जो कांग्रेस है वह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। कोई कहता था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस की आलोचना करी है बाद में, बाल गंगाधर तिलक ने भी कुछ ना कुछ कहा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही कांग्रेस के लिए। ठीक। तो कई बार हमको 8-10 लोगों की बातें वो याद होनी चाहिए, वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में नोट्स के माध्यम से, तो आप उसमें से रट लेना। तो ऐसी करजन भी कहता था। करजन ने कई सारे बदलाव किए, अपने समय पर प्रशासनिक बदलाव किए। उनमें से ये कुछ आयोग हैं वो हमको याद होना चाहिए। जैसे जैसे कि सिंचाई आयोग, उसका जो अध्यक्ष बनाया था उसने 1901 में ये आयोग बनाया था। कॉलिन एस्कॉट मॉनक्रिफ इसका अध्यक्ष था। आयोग क्या करता है मैंने आपको बता चुका हूं कि आयोग आज भी बनाती है गवर्नमेंट। आयोग अपनी सिफारिशें देता है, सरकार उस पर काम करती है ना। रेलवे आयोग बनाया 1901 में, टॉमस रॉबर्टसन के सानिध्य में रेलवे के लिए कुछ बदलाव किए। इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1905 में रेलवे बोर्ड बनाया, जो आज तक चल रहा है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। पुलिस आयोग बनाया एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में 1902 में। और ये पुलिस आयोग ने क्या किया? पुलिस आयोग ने पुलिस से लेकर के सारे बदलाव किए, पॉजिटिव जो उसको लग रहे थे कि ये सुधार करने चाहिए। जो पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया था उसमें काफी सारे बदलाव किए गए। हमको ये रटना है और उसके अध्यक्ष का नाम रटना है। विश्वविद्यालय आयोग बनाया उसने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में। और इसी की सिफारिश की वजह से फिर ये वाला अधिनियम पास हुआ 1904 का, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अब ये जो विश्वविद्यालय आयोग बनाया है, तो इस विश्वविद्यालय आयोग ने क्या किया होगा? विश्वविद्यालय से संबंधित सिफारिशें करी होंगी कि भाई ये बदलाव कर दीजिए, ये बदलाव कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। कुल मिलाकर के उसने विश्वविद्यालयों पर, जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस चल रहे थे, जो निजी कॉलेज चल रहे थे, उनकी मान्यता लेने में उसने कड़े नियम अपना दिए, कड़े नियम बना दिए, नियम बदल दिए। देखो अभी मैं यहाँ आपको अधिनियम
तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं वनडे एग्जाम की तैयारी, पुलिस, एसएससी, ये सब। अगर आप पीएससी या सिविल्स के बच्चे होते तो मैं आपको एक एक अधिनियम खोल के उनकी 3-3 4-4 बातें बता देता। अभी आयोग के बारे में बताता कि भाई इस आयोग ने ये सिफारिश करी, इस आयोग ने ये सिफारिश करी। लेकिन हमारे लिए जरूरी है केवल इतना सा, कितना सा हमारे लिए जरूरी है, हमको ये जानना है कि ये थोड़ा थोड़ा अपन को फैक्चुअल डेटा लेना है। थोड़ा समझ लो कि विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया, इसने पारित किया। इस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उसने क्या किया? विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो उस समय पर जो यूनिवर्सिटी वगैरह चल रही थी, जो कॉलेज वगैरह चल रहे थे, सरकारी भी चल रहे थे, कुछ निजी भी चल रहे थे, उनमें कड़े नियम बना दिए। और अब वो कड़े नियम क्यों बनाए उसने? कड़े नियम इसलिए बनाए कि ताकि उसको ये लगता था कि जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज हैं, ये राष्ट्रवादियों का कारखाना है। राष्ट्रवादियों का कारखाना कि मतलब वहां स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं और क्रांति करने के विचार में घूम रहे हैं। लोगों में राष्ट्रवादिता भरने का एक केंद्र है। तो आज भी आप देखते हो कि गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, गवर्नमेंट सबसे पहले यूनिवर्सिटीज पर कब्जा करती है आज भी, क्योंकि उसे पता है कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो समझदार हो गए, अगर वो उस प्रकार के हो गए कि जो सवाल पूछने लगे, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दिक्कत का सौदा होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में पढ़ते हैं युवा लोग, जिनके पास पावर होती है, शक्ति होती है, जोश होता है, ठीक है, और उनका विचार, जो उनका दिमाग है वो तेज दौड़ता है। तो वो विचारों को कैसे रोका जाए? अपना कंट्रोल करके। जैसे आज भी भारत की कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर छात्र जो हैं वो बड़े संख्या में विद्रोह करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। अब तुम्हारी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अपने यहाँ के बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहा, जिवाजी यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं कर रहा, वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज भी कुछ संस्थाएं ऐसी बची हैं, 2-4-5, कि जहाँ के छात्र खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब इंटेलिजेंट हैं, खूब नॉलेज रखते हैं, तो वो सरकार की नीतियों के खिलाफ भी आंदोलन करते हैं। तो सरकार क्या करती है? कहीं उनके ऊपर हमला करा देती है, कहीं पुलिस कार्रवाई करा देती है, कहीं उनके पेपर वगैरह ये सबसे परेशान करती है गवर्नमेंट। नियम सख्त बना देती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं। तो इस प्रकार के नियम ही बनाए थे किसने? कर्जन ने, इस अधिनियम के द्वारा। इसने कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट का नियंत्रण स्थापित किया था इसके माध्यम से, जिससे राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो ज्यादा पनप ना पाए। ठीक, अच्छा, इसने ये एक अधिनियम लाया था, इसके लिए बड़ा फेमस है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम। इसके तहत क्या था? संरक्षण है, परीक्षण है, वो अपन चेक कर लेंगे। कुल मिलाकर के ये पुरातत्व से लेकर पुरातत्व से रिलेटेड एक बिल, एक अधिनियम लेके आया और पास कराया उसको, उसने लागू भी किया उसको। इसके तहत उसने क्या किया? इसने जो पुरानी चीजें थी, जो पुरातत्व की, जो ऐतिहासिक जो चीजें थी, हिस्टोरिकल जो चीजें थी, उनका संरक्षण किया। उसके लिए नियम बनाए कि कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसको सजा देंगे। नहीं आया समझ में? जैसे आपके ग्वालियर का किला है या आगरा का किला, जैसे अगर उस बिल्डिंग पर किसी का अधिकार है, किसी पुरानी बिल्डिंग पर, मान लीजिए कि मैं यहाँ का राजा रहा हूं या मेरे पूर्वज यहाँ के राजा रहे हैं, तो यहाँ के महलों पर या कई सारी बिल्डिंग्स पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो अगर वो मेरे सानिध्य में है वो बिल्डिंग, लेकिन हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो मेरा दायित्व होगा कि मैं उसको कैसे रखूं, सुरक्षित रखूं। ये कानून बनाया उसने। और जो बिल्डिंग किसी के दायित्व में नहीं है उसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेगी और उसका क्या करेगी? संरक्षण करेगी। तो कई इतिहासकार ये लिखते हैं कि जो भारत की जो पुरानी इमारतें इतने लंबे समय तक संरक्षित रहीं, तो उसमें एक योगदान कर्जन का अधिनियम भी है। उसने कानून बनाया था, उसका बड़ा इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। उसने आगरा के किले को लेकर, आगरा के ताजमहल को लेकर के काफी इंटरेस्ट दिखाया, उसके आसपास की बाउंड्री वॉल वगैरह ये सब चीजों के काम किए उसने। और भी कई, सांची के स्तूप के लिए भी उसने काम किया है ना। किसने? कर्जन ने। वो अधिनियम लेके आया था प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए। कब लेके आया था? 1904 में। उसने जो पुरातत्व विभाग जो बना था, कब बना था पुरातत्व विभाग? कोई बता सकता है? पुरातत्व विभाग कब बना था भारत में? पुरातत्व विभाग बना था 1861 में, कनिंघम की अध्यक्षता में। लेकिन उसका जो काम है वो उस हिसाब से नहीं चल पा रहा था। पुरातत्व विभाग
भारत में एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वो आज भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है ना। तो उसकी स्थापना अंग्रेजों के टाइम पे 1861 में कनिंघम की अध्यक्षता में की गई थी। उसको उसने दोबारा से पुनर्जीवित किया, मतलब एक तरह से दोबारा से उसको बनाया, ये कह सकते हैं। ठीक, तो पुरातत्व विभाग इसने की स्थापना दोबारा से कह सकते हैं कि उसके टाइम पर हुई, उसको दोबारा से जिंदा किया, ये कह सकते हैं। और अध्यक्ष बनाया किसको? जॉन मार्शल को। ठीक है, इसके बाद इसने कृषि को लेकर के एक पोस्ट बना दी, इंस्पेक्टर जनरल। कब बनाया था उसने इंस्पेक्टर जनरल कृषि में? 1901 में। अभी तक समझ में आया? भाई कर्जन को हम पढ़ रहे हैं, कर्जन को हम वैसे जानते हैं बंगाल विभाजन के लिए। किसके लिए जानते हैं हम लोग? बंगाल विभाजन के लिए। लेकिन बंगाल विभाजन के अलावा भी उसके कई सारे एस्पेक्ट हैं, उसने कई सारे चेंजेस किए थे प्रशासनिक तौर पर। किस तौर पर? प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसने कई सारे बदलाव किए थे, तो हम उसको इसके लिए जानते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो उसने प्रशासनिक तौर पर हम जैसे पढ़े हैं, तो उसने कुछ आयोग बनाए थे। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है, पहले आयोगों का नाम पता होना चाहिए। कौन कौन से आयोग बनाए थे? सिंचाई आयोग बनाया था, रेलवे आयोग बनाया था, पुलिस आयोग बनाया था, विश्वविद्यालय आयोग बनाया था। प्रमुख तौर पर कितने आयोग बनाए थे? 4। कौन कौन से? सिंचाई, रेलवे, जो आपका पहले दूसरे नंबर का कोई उसमें सीरियल नहीं याद करो आप, तो केवल पहले आयोग याद करो कि सिंचाई आयोग बनाया था, रेलवे आयोग बनाया था, पुलिस आयोग बनाया था, विश्वविद्यालय आयोग बनाया था। अब धीमे से उसकी सन याद करो कि जैसे सिंचाई आयोग बनाया था वो कब बनाया था? 1901 में। रेलवे आयोग बनाया था वो कब बनाया था? 1901 में। और जो पुलिस आयोग बनाया था वो कब बनाया था? 1902 में। और जो विश्वविद्यालय आयोग बनाया था वो कब बनाया था? 1902 में। इस तरह से हमको पहले उसका नाम याद करना है, फिर हमको उसका सन याद करना है, और देन जब ये याद हो जाए, बहुत अच्छे से रट जाए जब, उसके बाद हम उसका अध्यक्ष याद करेंगे कि सिंचाई आयोग जो है वो किसकी अध्यक्षता में? मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। ठीक है, और जो रेलवे आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। और जो हमारा पुलिस आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर। और रेलवे विश्वविद्यालय आयोग। क्लियर है? अधिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो 2 तरह के अधिनियम इसके टाइम पर लागू हुए, एक तो विश्वविद्यालय अधिनियम और दूसरा प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने वाला अधिनियम। और हम एक बात के लिए और जानते हैं कि इसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दोबारा से पुनर्जीवित किया। देखो वो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका काम उतना ठीक ठाक तरीके से नहीं चल पा रहा था। ठीक है, चलो, तो कर्जन के बारे में हमने इतना जाना। नेक्स्ट इसने बंगाल के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया। किसने? कर्जन ने बंगाल के कलकत्ता में कौन सा हॉल बनवाया? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है जो कर्जन के जमाने का, जिसकी वजह से इतना रायता फैला और वो रायता हम आज तक नहीं समेट पा रहे हैं, वो रायता पता नहीं अब कभी समटेगा भी कि नहीं, अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीजें जो हैं वो बड़ी विकराल स्वरूप ले चुकी हैं। और हमारे देश की जो क्या कहते हैं उसको, हमारे देश का जो मीडिया और हमारे देश का जो सोशल मीडिया और हमारे देश के जो सरकार देखो, मैं सरकार कहता हूं तो आप लोग जो है सरकार को सरकार समझें। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ पर किसकी सरकार? अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अरे अभी जो पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों की सरकार। शासन कौन कर रहा है आपके ऊपर? अंग्रेज। तो वो हर एक वो काम करेंगे जिससे वो आपको शासित कर सके, क्योंकि उनका आपसे कोई सरोकार नहीं है, आप उनके कोई नहीं लगते, ना रिश्तेदार, ना आप उनके ब्लड है, ना आपका उनका कलर आपका मैच करता है। तो इनका तो समझ में आता है कि अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे लोग हैं, विदेशी लोग हैं, आए, शासन किया, प्रॉफिट के लिए अपना पैसा कमाया, भ्रष्टाचार किया, सब कर रहे हैं।
इनका समझ में आता है। लेकिन सरकार जो हमारी बन गई, जब हम आजाद हो गए, उसके बाद जो सरकारों ने हमारे देश का शोषण किया और आज भी कर रहे हैं, तो उनका समझ से परे कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो अपने ही देश को लूट रहे हो अपने ही घर में। जैसे उदाहरण के तौर पे ये समझिए कि आपके पिताजी ने 1 लाख रुपया अपनी आपकी बहन की शादी के लिए रख रखा है, आपने क्या किया, उसमें से 50,000 रुपए निकाल करके अपनी अय्यासियां कर दी, तो आपने किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। तो हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं वो यही कर रहे हैं, और उनको बिल्कुल भी शर्म शर्म पूरी बेच दी उन्होंने, और हमारे देश की जनता ने बुद्धि बेच दी। तो जो नेता आगे कह देता है उसको मान लेते हैं। नेता ने कहा ऐसा, नेता उन्होंने कहा हाँ ठीक है ऐसा, उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा, और नेताओं ने बड़ी चतुराई से देश के बाबाओं को भी अपने साथ में मिला लिया है। तो फिर बाबा और नेता मिलकर के दोनों आधाधुन, और नुकसान केवल उस व्यक्ति का हो रहा है जिसके घर में साधन संसाधन नहीं है, जिसके घर में 45-50 हजार रुपए या लाख रुपए की इनकम महीने की नहीं है, जो महीने का मुश्किल से 10-20 हजार रुपए कमा पा रहा है, वो प्रॉब्लम में है। क्योंकि 10-20 हजार रुपए में वो बहुत अच्छे स्कूल में तो पढ़ा नहीं पाएगा बच्चों को, और जो सरकारी स्कूल थे वो लगभग तेजी से, अभी 93,000 स्कूल बंद किए हैं सरकारी, खुद का आंकड़ा है गवर्नमेंट का, मेरा नहीं है। आप पूछ लेना आरटीआई लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अभी हमारे देश में कुल कितने, राज्यों से पूछना कि हमारे राज्य में कुल कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। तो जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, शिक्षा वहां अच्छी नहीं मिलेगी, और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अच्छा स्कूल थोड़ा नॉर्मल, बहुत अच्छा नहीं, नॉर्मल स्कूल भी कम से कम 1,000 से 2,000 रुपए महीने की फीस छोटे से बच्चे की ले रहा है आज के जमाने में। अब सरकारी स्कूल खत्म हो चुके, ठीक है, और अच्छे स्कूल में तुम पढ़ा नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो फिर जो बच्चा है वो फिर फालतू घूमता है, मोबाइल आजकल है ही, ठीक है, सरकारी स्कूलों में उस तरह का वो नहीं है, चीजें नहीं है, और कमी भी है। अब तुम्हारे घर से लगभग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल है मान लीजिए, तो अब तुम बच्चे को भेज ही नहीं रहे हो, और तुम्हारी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि तुम उसके ऊपर खर्च कर सको, देन आप उसको काय में लगाएंगे, काम में। अब काम उसको उस प्रकार का मिलेगा नहीं, देन वो उसकी उम्र भी है खेलने की, और खेलने के टाइम समय पर उसको दूसरे लोग मिल जाएंगे, मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल पर वो बदमाशी की रीलें देखेगा, बदमाशी और ये सब की, ऐसे ऐसे जल्दी पैसा कमाया जाता है, ऐसे ऐसे इज्जत मिलती है, तो फिर वो अपराध में लिप्त हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में तो यही चल रहा है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में यही है। इसलिए आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, ग्वालियर की न्यूज़ेस देखते होंगे, उसमें कहीं इतना कहीं, और सबकी उम्र जो निकलेगी, आप अपराधियों की उम्र 80% 18 साल से लेकर के 23-24 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी उम्र उतनी निकल रही है। जिन्होंने कहा कि भाई वहां उन्होंने गोली चला दी, वहां उन्होंने उसका ये कर लिया, वहां उन्होंने उसकी लूट कर ली, उन अपराधियों की आप लिस्ट देखिएगा, उम्र देखिएगा, 80 से 90% उनकी उम्र निकलेगी 18 से 23-24 साल। तो सरकारें हैं। अब मेरे को अपन को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार अपनी, अब तो अपनी है, पहले तो अंग्रेजों की थी, तो पहले वो अंग्रेज ये सब करते थे, समझ में आता है, लेकिन अब तो अपन लोगों की है। अब काहे तुम बर्बाद करे दे रहे हो सरकारी संस्थाओं को या किसी चीजों को। चलो वापस लौटते हैं। कर्जन जो है, कर्जन ने बड़ा दिमाग लगाया। कर्जन ने क्या किया, कर्जन ने 20 जुलाई, कई किताबें 19 जुलाई लिखती हैं, 1905 को एक घोषणा की, और वो घोषणा थी बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे, बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे, विभाजन कर देंगे बंगाल का, एक भाग होगा पूर्वी और एक भाग होगा पश्चिमी। और लोगों ने उससे पूछा कब बांटेंगे, तो उसने तारीख दी 16 अक्टूबर को बंगाल 2 भागों में बंट जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक रूप से बांट देंगे बंगाल। अगर हम वर्तमान उस जमाने के बंगाल की बात करें जो इसने विभाजित किया था, उसमें तो वर्तमान का बंगाल है वो तो है ही, जिसको हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। साथ में जो बांग्लादेश है, आज का पूरा बांग्लादेश, पूरा देश जो है बांग्लादेश, और आज का पूरा बिहार और उड़ीसा मोटे तौर पे, और आज का पश्चिम बंगाल, इसलिए पूरे 4 क्षेत्रों को मिलाकर के एक स्टेट हुआ करती थी बंगाल। इसने क्या किया, हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। कौन कह रहा है ये,
ये कर्जन कह रहा है। तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि तुम दो भागों में क्यों बांट रहे हो भाई। उसने कहा कि देखो ये राज्य जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इस वजह से हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी। कहां पर, कौन से बंगाल में, ये रहा पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम आबादी अधिक थी और पश्चिम बंगाल में जो हिंदू आबादी अधिक थी। देखो आज आपको कई कई बच्चों को एक चीज समझ में आएगी। हमारे देश में एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। अभी चुनाव है वहां पर 23 अप्रैल 29 अप्रैल को। अभी पूरी गवर्नमेंट वहीं बिजी है भयानक तौर पे, प्रधानमंत्री, मंत्री, और वहां जो अभी सीएम है ममता बनर्जी, वो तो होंगी क्योंकि भैया उनकी वहां सरकार है। टीएमसी उनकी पार्टी का नाम है, तृणमूल कांग्रेस। दो पत्ती उनका चुनाव चिन्ह है और इनका तो आपको पता ही है कमल का फूल है। वहां चुनाव है पश्चिम बंगाल में। अब देखो अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल इधर कहीं आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ है। अगर हम देखें तो डायरेक्शन के तो हिसाब से तो ये पूर्व में है, लेकिन हम उसको पश्चिम बंगाल ही कहते हैं। अच्छा, ब्लैक से लिख दिया मैंने, दिखेगा भी नहीं। हम उसको पश्चिम बंगाल ही कहते हैं, लेकिन है तो पूर्व में। तो आज आपको ये पता लगेगा कि हम पश्चिम बंगाल उसको क्यों कहते हैं। कर्जन ने दो भागों में बंगाल को बांटा, एक कहलाया पूर्वी बंगाल, एक कहलाया पश्चिमी बंगाल। दो भागों में दो अधिकारियों को नियुक्त कर दिया उसने कि ये इसका यहाँ का हेड है और ये यहाँ का हेड है। एक जो ब्लूमफील्ड करके था, एक था वो एंड्रयू फ्रेजर जो पुलिस आयोग का अध्यक्ष था, इसको पश्चिम बंगाल का हेड बनाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाई इसने कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई इसने ढाका। दो भागों में बांट दिया था इसने। तो जो पूर्वी बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों है जरा समझ लो। आज है तो पूरब में, लेकिन हम उसको पश्चिम बंगाल कह रहे हैं आज भी। वेस्ट बंगाल आता है ना नाम, तो वो समझ लो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जो कर्जन ने दो भागों में बांटा था बंगाल को, तो पूर्वी बंगाल तो हो गया मुस्लिम बाहुल्य, पश्चिम बंगाल हो गया हिंदू बाहुल्य। उसने धर्म के नाम पे बांटा, लेकिन उसने तर्क ये दिया कि प्रशासन के आधार पर बांट रहा हूं, बड़ा राज्य है, प्रशासन चल नहीं पा रहा। उसने बांट दिया दो भागों में। क्यों बांटा वो मैं बाद में बताऊं, अभी आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लो पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल आज भी क्यों है। पूर्वी बंगाल आजादी के वक्त पाकिस्तान में मिल गया। कहां मिल गया, हमारे पास क्या बच गया, तो इसीलिए उस स्टेट का नाम हमने आगे चल के उसको स्टेट बनाया। तो क्या नाम रह गया उसका, पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल इसलिए है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अभी इसके नाम बदलने के लिए ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी खुद कहती हैं ये बात। अब वो सही कहती हैं झूठ बोलती हैं वो जाने, बाकी आप आरटीआई वाईटीआई लगा करके पता लग जाए तो पता कर लेना। ममता बनर्जी ने ये बोला है कि मैंने 2 बार नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा से पास करके सरकार को भेजा इसका नाम बदलने के लिए, है ना। तो लेकिन अभी सरकार ने मंजूरी बार बार उसको, जैसे केरल का क्या कर दिया गया है, केरलम, क्या कर दिया गया है, केरलम ही है, ठीक है। तो इसका नाम बदलने का प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा था, लेकिन वो नहीं पास हो पाया। बंगाल अभी सबसे सेंसिटिव राज्य बना हुआ है चुनाव के दृष्टिकोण से। और बंगाल में भी प्रधानमंत्री जी ने कल झालमुड़ी खाई, बढ़िया है ना, मस्त। कितने का है, 10 रुपए का, 10 रुपए निकाल के दे रहे। लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि अरे मोदी जी 10 रुपए फोन पे कर देते तो सही रहता, ये दुकान पे स्कैनर नहीं दिख रहा है। देखो मजे लेने वाले मजे लेते हैं, और जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं अरे देखो भगवान, देखो झालमुड़ी खा रहे हैं, भगवान है वो तो, देखो कितने सार्थक कितने बढ़िया है, देखो 10 रुपए की झालमुड़ी खा रहे हैं। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, जो पक्ष में है वो पक्ष में, विपक्ष में विपक्ष में। कहने का अर्थ ये है कि मेरा मानना यह है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं उस समय जो सरकार थी वो किसकी थी, अंग्रेजों की थी। वो अंग्रेज शासन करते थे, राजा अधिकारी अंग्रेज होते थे, इंडियंस होते थे उनके साथ में, लेकिन वो उनके अधीन होते थे, अधीन थे सब। बॉस कौन था, कर्जन था, ठीक। तो उसने बंगाल को विभाजित, अब आ जाओ इसने विभाजित क्यों किया। उसके पीछे उसकी सीधी सीधी मंशा ये थी कि फूट डालो
और शासन करो। आपको पूरा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आपको गवर्नर्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। गवर्नर्स के टाइम पर जो स्पेशल स्पेशल जो चीजें, जैसे 1857 की क्रांति है, उसको अपन सेपरेट पढ़ लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट मैं आपको साथ में पढ़ाता जाऊंगा, जिससे आपका एक जगह सब कुछ मैटर तैयार रहेगा। कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझसे पूछिएगा, ठीक। बाकी सेपरेटली अपन उसको पढ़ लेंगे। जो भी किस्सा आएगा 1947 तक गवर्नर को पढ़ लेंगे तो अपनी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। जैसे पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों, ये आपको पता लगा, ठीक। कर्जन ने इसको बांटा, बांटा इसलिए क्योंकि बंगाल उस समय सबसे केंद्र बिंदु था राष्ट्रीय विद्रोह की घटनाओं का। वहां सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे। तो क्रांति विचारों का खेल है। हमारे यहां अभी पिछले 10-12 सालों में इंटरनेट और फेसबुक पे ये बताया गया क्रांति का मतलब होता है हिंसा। क्रांति विचारों का खेल है। मेरी बात समझिए, मुझे आपसे पढ़ाई करवानी है, मुझे यहाँ के बच्चों को बढ़िया पढ़ाना है। मुझे पता है यहाँ के बच्चे जो हैं वो उतना नहीं सपने देख पाते बड़े बड़े, वो सोचते हैं कि यार तैयारी कर लेंगे फिर देख लेंगे काम। लेकिन मुझे बड़ा चेंज लाना है यहाँ के बच्चों के लिए। तो मैं जबरदस्ती स्कूल में ठूसूं उनको, या मारूं या पीटूं, तो मैं कितने बच्चों को संभाल पाऊंगा? 2 या 3। लेकिन अगर मैं उनको आइडिया दे रहा हूं, उनको मैं विचार दे रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि तुम पढ़ोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये हो जाएगा चेंज, ये चेंज हो जाएगा, तो लाइफ बदल जाएगी। मैं तुम्हें कहानियां सुना रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, रिजल्ट दिखा रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं खुद से। तो क्रांति जो है वो विचारों का खेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी मत मानो, ये भगत सिंह जी कह के गए हैं कि क्रांति जो है वो बंदूक से नहीं आती। आज इससे आएगी क्लास में थोड़ी देर बाद, जाते जाते आज पूछूंगा मैं, क्रांति आज अपनी क्लास में इससे आएगी। हाँ भगत, क्योंकि तुम समझ जाओ, कैमरा चल रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा मैं ये कह रहा था कि भगत सिंह साहब ने कहा है कि क्रांति जो है वो बंदूक की गोली से नहीं आती, हथियारों से कोई क्रांति हो ही नहीं सकती, विचारों से होती है। चेंज, जब तक विचार चेंज नहीं होंगे जब तक चीजें बदलेंगी नहीं। तो इसका दिमाग ये कह रहा था कि बंगाल जो है वो सेंटर बन चुका है, अब क्या करें। और सारे के सारे मिलजुल करके लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति इतनी भयानक इसलिए हुई थी क्योंकि हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिकता वाला जहर था ही नहीं, सोचते ही नहीं, लोग सोच ही नहीं पाते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। समाज इतना मिश्रित था, जैसे दूध के अंदर शक्कर मिश्रित रहती है, थोड़ा थोड़ा तो 5-7%, 10% तो हर जगह हर समय पर निगेटिविटी रहेगी में, लेकिन 90% चीजें अच्छी थी। अंग्रेजों को इस बात का पता था कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत जो है वो यूनिटी है। तो कैसे तोड़ें? तो उन्होंने कई सारे जतन किए, और कांग्रेस भी उस समय तक बड़ी होती चली जा रही थी। और सबसे बड़ा प्रहार जो उसने किया वो किया बंगाल विभाजन। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 2 भागों में बांट दिया, उससे क्या? 2 पार्ट कर दिए उसने, यहां का आदमी बाउंड्री बना दी एक तरह की, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली। अब क्या तुम आसानी से पाकिस्तान जा सकते हो क्या? तो ऐसे ही आप आसानी से पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल नहीं जा पाओगे। गतिविधियां कैसे होंगी? कोई उस समय मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, बिजली ये सब तो था नहीं, टेलीफोन ये सब तो था नहीं। तो जब मीटिंगें कैसे करोगे? किस प्रकार से अपने योजनाएं बनाओगे? जब मिलोगे ही नहीं तो लोगों को समझाओगे कैसे? पत्रिकाएं एक दूसरे की जगह एक दूसरे पास पहुंचेंगी नहीं, तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, नेता कमजोर पड़ जाएंगे। तो पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई। किसकी लहर दौड़ गई? शोक। शोक दिवस घोषित किया गया साहब। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाना लिखा, आमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अभी तक तो है, आगे का पता नहीं है। क्या पता उनके मन में ये आ जाए, अरे ये तो एक भारतीय के लिए भारतीय ने लिखा है, इसे चेंज कर दो। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर जगह नफरत जो है वो एकदम
हेट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बांग्लादेश बहुत अच्छा दोस्त था अपना, हालांकि अभी भी है। मोदी जी ने अभी टनों में डीजल पेट्रोल भेजा है, अभी पिछले महीने टनों में, यानी 5,000 टन यानी कितना है ऐसा कुछ भेजा है। और जो जो एकदम जो सरकार के एकदम अंध समर्थक हैं, वो अभी पिछले 2 महीने पहले बांग्लादेश को गाली दे रहे थे कि हमला कर दो उसके ऊपर, ये कर दो वो कर दो, और मोदी जी ने लेके अभी वहां डीजल पेट्रोल भेज दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश अभी आमार सुनार बांग्ला को कुछ चेंज कर दे, लेकिन अभी तक तो यही है, याद रखना। आमार सुनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था बंगाल विभाजन के समय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाने की घोषणा की थी। राखी दिवस मनाया गया था, कौन सा दिवस? बहुत शोक की लहर थी एकदम, बहुत ज्यादा। अरे भाई, तुम्हारा स्टेट है, उसको 2 भागों बांट दिया उसने, तुम जा ही नहीं पा रहे उस तरफ। अब कोई आए तुम्हारे स्टेट को 2 भागों बांट दे कि भैया दतिया के बाद का दूसरा स्टेट है, ये दूसरा है। तुम्हारे पूरे रिश्तेदार मुरैना में रह रहे हैं, तुम जा ही नहीं पा रहे हो तुम। तो एक आम इंसान भी परेशान, क्रांतिकारी तो है ही परेशान। तो बंगाल विभाजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा साहब। समझ में आया? घोषणा कब हुई है? जुलाई 1905। ठीक। अच्छा, उससे पहले ये आदमी ने, इस आदमी ने, जगह बची नहीं है, नई स्लाइड पे देख लेते हैं इस पे। उससे पहले ये दिल्ली दरबार लगा चुका है 1903 से। एडवर्ड सप्तम इसमें आए थे। 1903 आएगा ऑप्शन में, आप 1903 लगाना। और ये सबसे भव्य दिल्ली दरबार था। क्लियर? एडवर्ड सप्तम को बुलाया था इसने। ये एक फैक्ट अलग से याद कर लेना। बंगाल विभाजन पे वापस लौटते हैं। बंगाल विभाजन हो चुका है, अब क्या किया जाए? ये तो उसने कर दिया बंगाल का विभाजन। अब ये कि जो कांग्रेस पार्टी है, उस समय वो जो उसमें थी, थोड़ा थोड़ा उसका आम लोगों से सरोकार बन रहा था, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। तो मुद्दा ये किया गया कि भैया बंगाल विभाजन का अपन पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक। और बंगाल के अंदर कलकत्ता में टाउन हॉल है, टाउन हॉल। वहां अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पास हुआ साहब। मतलब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होगा, इसकी बात कही गई। जिसका समर्थन किया किसने? कांग्रेस ने। उसने कहा हम भी इसमें साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब स्वदेशी आंदोलन जिसको वर्तमान की सरकार आज भी हथियार के तौर पे यूज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है, ये 1905 का है। क्लियर है? स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात कही गई, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। और 1905 के दिसंबर अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो आपसे कई बार पूछ सकता है कि बताइए, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कौन था उसमें अध्यक्ष? तो अपन कहेंगे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां से कहानी बदलती है थोड़ी सी। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू पे कांग्रेस में मतभेद चालू होते हैं शुरुआत से कि भाई अब स्वदेशी आंदोलन चलाया कैसे जाए। तो जो नरम दल वाले नेता, जो लोग थे नरम वाले, उन्होंने अपनी एक बात रखी
कि भाई ऐसे ऐसे चलाया जा सकता है। जो गरम दल वाले थे, कौन थे गरम दल वाले? और स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए पहला कांग्रेस में विवाद होता है। नरम दल वालों की अलग नीति थी, गरम दल वालों की अलग नीति थी कि कैसे चलाया जाए, उग्र रूप से चलाया जाए कि उदार रूप से चलाया जाए। तो पहली बार कांग्रेस में यहां मतभेद पैदा होता है, लेकिन फिर वो मतभेद समय के साथ बढ़ता चला जाता है। एक तो ये स्थिति चल रही कि कांग्रेस में मतभेद होना चालू हो गए आपसी नेताओं में, और दूसरी स्थिति ये चल रही कि बंगाल विभाजन हो चुका है, तो अब क्रांतिकारी घटनाओं में क्रांतिकारी घटनाएं जो होंगी वो बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों में क्या आ रहा है? गुस्सा। नए नए संगठन बन रहे हैं। बंगाल के अंदर एक कमेटी बनी, एक संगठन बना था, अनुशीलन समिति। कौन सी समिति? अनुशीलन समिति, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रांतिकारी लोग आए। पी मित्रा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाई थी, प्रथम नाथ मित्रा उनका नाम था। उस संगठन का पता है क्या था जो नारा था? वो कहते थे आंख के बदले आंख और खून का बदला खून। वो बिल्कुल एकदम हिंसात्मक एकदम संस्था बनी गई थी, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग नेता लोग आए, उग्र विचारधारा वाले। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, सब कुछ निकाला। तो ये एक अलग हिस्ट्री चल रही है, जो फैक्ट आपको याद होने चाहिए। बैठ जाओ बैठ जाओ, है ना? वो जो अपन को पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र में अलग संस्थाएं बन रही हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं, मराठा केसरी नाम के पत्र लिख रहे हैं। और अभिनव भारत नाम की एक संस्था बनी है महाराष्ट्र के अंदर 1904 में। आपने एक नाम सुना होगा, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। वर्तमान सरकार उनको बड़े पुरजोरी से आगे बढ़ाती है। अभी पिछले 10-12 सालों में आपने ज्यादा नाम सुना होगा। वो भी एक क्रांतिकारी रहे हैं प्रारंभिक तौर पे। उनकी एक संस्था काम कर रही थी 1904 में, कौन सी? अभिनव भारत। एक कौन सी थी? अनुशीलन समिति। और दूसरा स्थिति ये चल रहा है कि कांग्रेस में हो गया है मतभेद। काय की वजह से? कि स्वदेशी आंदोलन कैसे चलेगा, उसमें वो आपस में मतभेद हो गया है। उग्र विचारधारा वाले नेता कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से, वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से। अब सुनते चलना, चीजें बदलेंगी। होता क्या है, 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष की बात आती है। 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष की बात आती है। गरम दल वाले कह रहे हैं कि हमारे बीच में से एक आदमी बन जाए। लाला लाजपत राय को आगे बढ़ा रहे थे वो। और नरम दल वाले नहीं चाहते थे कि ये इनका कोई व्यक्ति बने, क्योंकि अध्यक्ष बनेगा तो फिर अपने हिसाब से प्रस्ताव पास कराएगा, फिर 1 साल के लिए उतना काम करना होगा उसी प्रस्ताव पर, तरीका वही होगा। तो यहां मतभेद होते तो नरम दल वालों ने बढ़िया दाव खेला, दादा भाई नेहरूजी को अध्यक्ष बनाया। तो दादा भाई नेहरूजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई विरोध, आश्वासन दिया गया अगली बार देखेंगे। ठीक, दादा भाई नेहरूजी अध्यक्ष बने। पहली बार शब्द का प्रयोग किया है, पहली बार। तो ये जीएस का प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की बात की गई? पहला अधिवेशन कौन सा जिसमें स्वराज की बात की गई और किसके द्वारा की गई? अच्छा, मॉडर्न इंडिया में स्वराज की बात दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार कही गई थी। सरस्वती। और कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में। यह मामला समझ गया। इसके बाद
सूरत का अधिवेशन 1907, यहां फाइनली कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। इसको सूरत की फूट भी कहते हैं। हुआ क्या, दादा भाई नौरोजी तो अध्यक्ष पद से हट गए, अगला साल आ गया। गरम दल वाले कहते थे कि लाला लाजपत राय बनेंगे अध्यक्ष और अधिवेशन होगा नागपुर में। कहां होगा? नागपुर, महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक जी का गढ़। लेकिन उस अधिवेशन को वो कहां ले गए? सूरत। और अध्यक्ष बनाया रास बिहारी। किताबें बोस लिखती हैं लेकिन घोष हैं वो। इंडियन हिस्ट्री में दो हैं रास बिहारी, एक है रास बिहारी बोस और एक है रास बिहारी घोष। जो रास बिहारी बोस है उनका संबंध है आजाद हिंद फौज से, ये वो नहीं है, ये अलग है, वो अलग है। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना देते हैं ये लोग। अरे भैया ये तो गड़बड़ी हो गया मामला। फिर उनने कहा यार तुम तो बिल्कुल ही वो नहीं कर रहे हो, हम नहीं मानते ऐसी कांग्रेस को, हटाओ। अलग हो गए वो लोग। कौन कौन अलग हो गया? बहुत सारे नेता लोग हुए, लेकिन हम याद किसको रखते हैं? हम याद किसको रखते हैं? जो मेन होता है, जो मेन व्यक्ति होता है उसको याद रखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये नेता अलग हो गए। तो ये हमने सूरत की फूट तक पढ़ लिया, कांग्रेस को हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। अपन दोनों को साथ में लेके पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पहली बार मतभेद उभर के आया था कांग्रेस में, क्यों आया था भैया? बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन के कारण क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कैसे चलाया जाए उस मुद्दे पे। और 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। गरम दल वाले किसको अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे? या गरम दल में से कोई बन जाए। 1907 वाले में लाला लाजपत राय का नाम आगे बढ़ाया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद क्या हुआ भाई? दो भागों में विभाजित हो गई। कौन विभाजित हो गया? कांग्रेस पार्टी। इसको हम इंडियन हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? हम इसको इंडियन हिस्ट्री में जानते हैं किस नाम से जानते हैं बताइए? हम इसको इंडियन हिस्ट्री में जानते हैं सूरत की फूट के नाम से। क्लियर है क्या? अच्छा, जो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी थी, ये बनारस में हुआ था। कहां हुआ था ये? बनारस में। मैं आपको सब कुछ साथ इसलिए नहीं बताता ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हमारा सारा दिमाग जो है वो सबको याद करने बैठ जाता है। अच्छा, 1907 वाला कहां हुआ था? और कहां हुआ था? सूरत में हुआ था। और उसके बाद 1906 वाला हुआ, जिसमें कौन अध्यक्ष बने? ये कहां हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। क्लियर है? और मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो 3 बार चुने गए हैं अध्यक्ष के तौर पे। स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या है, इसको समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। फैक्ट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा नोट्स के फॉर्म में, फैक्ट आप उसमें से याद कर लेना। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है स्वदेशी, स्वदेशी। अभी मोदी जी ने भी 6 महीने पहले ही स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स किए थे। कोरोना के वक्त भी उन्होंने कहा था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। वर्तमान सरकार के नेता कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, तो तुम हाल कहते थे, तुम भी कहते हो हाँ यार स्वदेशी तो अपनाना चाहिए, देश का पैसा देश में रहना चाहिए।
हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है एक, कौन कौन? बाबा रामदेव। हाँ, तुमने क्या सोचा? बिजनेसमैन नहीं है क्या वो? हजारों करोड़ों की कंपनी है उनकी। उन्होंने भी कहा अपने बिजनेस को चलाने के लिए कि क्या अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। तुमने कहा अरे बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि स्वदेशी और स्वदेश। अब आप नहीं करेंगे पेस्टूडेंट, आप तो दंत कांति करेंगे, यही होता है ना। तो उसके पीछे हमारी मंशा क्या थी कि हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश को बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ेगी, यही तो मंशा थी स्वदेशी की। तो वो स्वदेशी आंदोलन 1905 में आया कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की जितनी संस्थाएं हैं हम उसमें नहीं, हम उनका यूज ही नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ? अपने देशी शिक्षा केंद्र खोले गए, शिक्षा केंद्र खोले गए, चिकित्सा केंद्र खोले गए। चिकित्सा केंद्र समझ रहे हो ना? कपड़ों, जो विदेशी कपड़े हैं, उन्होंने कहा हम इनको नहीं पहनेंगे, इस तरह से। लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन चला, ठीक ठाक चला, लेकिन उतना नहीं चला जितना, मतलब जब तक कोई भी क्रांति या कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं है जब तक उसमें आम आदमी हिस्सा ना ले। जब तक आम आदमी, कॉमन पर्सन उसमें भाग नहीं लेता है, तब तक कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन सफल नहीं है। गांधी इसलिए इतना बड़ा फिगर है और रहेगा। आदमी कछु कर ले, चाहे वह माने, चाहे 1 लाख गाड़ी बके, बकत रहे, लेकिन वो आदमी, तुम चले जाओगे तुम्हारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस आदमी का नाम, अगर भारत जब तक रहेगा, जब तक भी रहेगा, 1000, 2000, 5000, लाख साल, उस आदमी की एक ना एक फोटो कहीं ना कहीं टंगी होगी। वो इतना बड़ा फिगर वो इसलिए है क्योंकि उसमें और दूसरे नेताओं में इतना सा अंतर है कि जितना कनेक्शन उस आदमी ने आम जनता से बिठाया उतना किसी ने नहीं बिठाया। इसीलिए एक टाइम के बाद अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं गांधी युग। महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी आंदोलन जैसा ही आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का अधिक प्रभाव है बंगाल में। क्यों है अधिक प्रभाव बंगाल में? बंगाल विभाजन हुआ था। थोड़ा बहुत ज्यादा प्रभाव है महाराष्ट्र में, और इसमें प्रबुद्ध वर्ग शामिल है, जो लॉयर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स टाइप हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो चला रहे हैं इसको। स्वदेशी आंदोलन क्या था? कॉन्सेप्ट थोड़ा बना होगा तुम्हारा। स्वदेशी, स्वदेश, स्वयं का देश, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग जो विदेशी ना हो। तो उसके लिए शिक्षा केंद्र बनाए गए, चिकित्सा के केंद्र बनाए गए, मेडिकल खोले गए कि भाई अपनी चीजें यूज करो, विदेशी वस्त्रों की होली जला दी गई। और इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब हमको स्वदेशी आंदोलन के लिए एक बात ये याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं बनी, और हमें ये याद होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने कहां पर उसका नेतृत्व किया। काय का? स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो जरा, कहां कहां किया लिखना। लाला लाजपत राय, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लिख रहे हैं अपन। लाला लाजपत राय के सामने लिख देना पंजाब। दिल्ली के आगे लिख देना सैयद हैदर रजा। बोर्ड पे ही लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, छठ, हाँ, नालायक। दिल्ली के आगे लिखना सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। दिल्ली के आगे लिख दिया सैयद हैदर रजा। लिखना मद्रास प्रेसिडेंसी के आगे लिखना, मद्रास में
दक्षिण भारत में ये लोग इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चार्लू, टी एम नायक। और आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस आंदोलन का नाम था, कौन सा आंदोलन? वंदे मातरम आंदोलन। क्लियर है? स्वदेशी आंदोलन को डिटेल में आपको ग्रुप में मैं भेज दूंगा, तो आप उसमें से याद कर लेना। स्वदेशी आंदोलन को ही हम कौन सा? स्वदेशी आंदोलन को ही हम कौन सा आंदोलन कहते हैं? बंग भंग आंदोलन कहते हैं। क्लियर है क्या? कौन सा आंदोलन कहते हैं? बंग भंग आंदोलन कहते हैं। कुल मिलाकर के अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध दर्ज कराना था स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। इसके तहत विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया, स्वयं को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं खोली गई, जैसे मैंने आपको बताया अनुशीलन समिति खोली गई, बनाई गई बंगाल में, जिसमें पी मित्रा जो थे वो प्रमुख व्यक्ति थे, बरेंद्र कुमार घोष। इनके बारे में सेपरेट पढ़ाऊंगा, तो अभी आप टेंशन नहीं लेनी है आपको। क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में मैं आपको सेपरेट लेक्चर दूंगा, तो अपन उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने की घोषणा की 16 अक्टूबर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा था, अमार सुनार, बांग्ला, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, देखें, बंगाल विभाजन के अलावा इसके काल में एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। कौन से आयोग की? अकाल आयोग। अकाल आयोग समय समय पर अकाल की जांच करने के लिए बनाए गए। इसने क्वेटा, पाकिस्तान, वर्तमान में क्वेटा जो है वो पाकिस्तान में, इसने सैन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के क्वेटा में एक संस्थान की स्थापना की। ठीक है, और इसने कृषि बैंक खुलवाए। कृषि बैंक का मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंकिंग गतिविधियां होती थी, उसने एग्रीकल्चर बैंक खुलवाया। जैसे वर्तमान समय में नाबार्ड जो है वो कृषि बैंक है भारत का। ठीक है, NABARD, नाबार्ड जो है वो कृषि बैंक है। इसने तिब्बत का यंग हस्बैंड मिशन, इसके समय का ये सुन लो जरा, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन इसने भेजा था। ये फैक्ट है। कब भेजा था? 1903 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब तिब्बत का यंग हस्बैंड मिशन क्या है? अब यंग हस्बैंड का मतलब पति से कोई नहीं है, वो एक व्यक्ति का नाम है जो अंग्रेज अधिकारी था, यंग हस्बैंड। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में इसने तिब्बत में सेना भेजी थी और तिब्बत को जीता था। तिब्बत से युद्ध लड़ा था, तिब्बत से वो जीता। युद्ध क्या लड़ा? लड़ाई हुई थी छोटी सी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य जीता। और तिब्बत के साथ एक संधि हुई जिसको अपन ल्हासा की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? ल्हासा 1904। किसके साथ हो रही है ये? तिब्बत और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हो रही है। और तिब्बत में कौन सा मिशन भेजा था उसने? यंग हस्बैंड। यंग हस्बैंड इसलिए क्योंकि उस अधिकारी का नाम क्या था? यंग हस्बैंड। तिब्बत इसलिए उसके लिए प्रमुख हो गया, उसके पीछे कहानी यह है कि तिब्बत वाले क्षेत्र में रूस का अधिक प्रभाव होने लगा था और ब्रिटिश साम्राज्य बिल्कुल नहीं चाहता था कि रूस की शक्तियां बढ़े। तो उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने पहले तिब्बत के जो लोग थे, दलाई लामा, तिब्बतियों के सबसे प्रमुख धार्मिक गुरु, पोस्ट होती है दलाई लामा। एक क्या होती है? पोस्ट होती है, एक धार्मिक पोस्ट होती है। वही धार्मिक पोस्ट होती है, वही सब कुछ है उनका, तिब्बतियों का। तो जो दलाई लामा होते हैं, उस जमाने के जो दलाई लामा थे, उनसे बात की गई अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमारा एक रेजिडेंट हो तुम्हारे यहाँ।
लेकिन वो बात विफल हुई। बाद में जाकर के कर्जन ने एक मिशन भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोग से। पहले की ब्रिटिश गवर्नमेंट मना कर, भाई अंतिम आदेश कहां से आएगा? कर्जन बड़े निर्णय उतने ही निर्णय ले सकता है जितने उसके पास पावर है। दूसरे देश में घुस के हमला करना है, लड़ाई लड़नी है, वो सब निर्णय कहां से होंगे? वो इंग्लैंड से होके आएंगे, गवर्नमेंट करेगी वहां की। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यहां का वायसराय किसके अंडर में होता था? भारत सचिव के, जिसको भारत मंत्री भी कहते थे। तो वो सचिव से बात करेगा एंड सचिव उसको बताएगा कि करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सचिव किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश की पार्लियामेंट और उसकी सरकार के कब्जे में। तो यंग हस्बैंड जो मिशन है वो इतना याद रखना है कि तिब्बत से संबंधित है, और तिब्बत के साथ कर्जन के टाइम पर कौन सी संधि हुई थी? ल्हासा की संधि। ल्हासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। अब तो तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, चाइना का हिस्सा है वो, चाइना ने उसको अपने अंडर में ले लिया। दलाई लामा हमारे देश में रह रहे हैं, पता है आपको? दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, भारत ने उनको शरण दे रखी है। क्यों? क्योंकि उनके देश पर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। चीन कहता है ये हमारा क्षेत्र है, हमारी स्टेट है, और हम उसको एक देश के रूप में देखते हैं। और तिब्बत एक देश के रूप में ही था अलग से, लेकिन अब उस पर किसका कब्जा है? चीन का। इसीलिए उनके दलाई लामा कहाँ हैं? अपने देश में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला वाले क्षेत्र में रहते हैं। हमने उनको सुरक्षा रक्षा दे रखी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1903 में उसने पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ये पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बिहार में बनाया गया था। ये कहाँ है? पूसा नाम की जगह बिहार में है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट कर्जन ने बनाया था 1903 में, वो पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट अब बिहार में नहीं है, अब वो दिल्ली में है। लेकिन उसका नाम क्या है? उसी को ट्रांसफर करके कहां पहुंचा दिया गया बाद में? दिल्ली। लेकिन बनाया कहां गया था वो? किसने बनाया था? कब बनवाया था? हाँ, 1904 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित। ये क्या है? ये ऑफिशियल सीक्रेट का मतलब है हर स्टेट में खुफिया गुप्तचर गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पोस्टिंग करना, उससे रिलेटेड सारी चीजें करना, कि जिससे पता रहे कि कौन सी गतिविधि चल रही है सरकार के खिलाफ। सैन्य अधिकारी किचनर से मतभेद के कारण इस्तीफा दिया। अब ये आखिरी फैक्ट जो समझना है उसमें ये समझो कि एक व्यक्ति है किचनर। ये कौन है? ये ब्रिटिश साम्राज्य का सेनापति है, कमांडर है इंडिया में, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है ये। अच्छा, इसका मतभेद हो गया किससे? वायसराय से। वायसराय कौन है? कर्जन है। तो कर्जन ने इस बात, मतभेद हुआ, अच्छा तो मीडिएटर कौन बनेगा? ब्रिटिश सरकार। कौन बनेगी? उसके दो बड़े अधिकारी आपस में मतभेद है ना उनका, तो ब्रिटिश सरकार ने किसका पक्ष लिया? तो कर्जन को क्या लग गई? तो उसने क्या दे दिया कि मुझे नहीं करना कोई काम वाम। अब मतभेद किस मुद्दे पे हुआ ये सुन लो। शासन जो चलता था वो वायसराय की एक कमेटी होती थी बेटा, जैसे आज प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है, ऐसे ही वायसराय की एक परिषद होती थी, जिसमें शुरुआत में 4 लोग थे, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, ऐसे करके वायसराय की एक काउंसिल होती थी, कमेटी होती थी, समिति होती थी, जिसको वायसराय काउंसिल कहते थे, वायसराय परिषद कहते थे। उस वायसराय परिषद में अलग अलग विषयों को देखने के लिए अलग अलग सदस्य होता था। जैसे एक विधि सदस्य होता था, तो उसका काम क्या था? कानून से रिलेटेड बात करना, वायसराय को सलाह देना, नियम बनवाना, ये सब। तो ऐसे ही एक पद होता था सैन्य सदस्य का, डिफेंस मेंबर होता था एक। किसमें होता था? वायसराय की परिषद में। तो कहने का मतलब यह है कि रक्षा से रिलेटेड 2 लोग होते थे। एक तो चीफ है आर्मी का, जो कमांडर है,
और एक कौन है, वायसराय की कमेटी में एक सैन्य सदस्य है, डिफेंस मेंबर है, दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, जो सैन्य सदस्य बनता था वो जरूरी नहीं होता था कि मिलिट्री से हो, जैसे रक्षा मंत्री होता है वर्तमान का, ऐसे तुलना कर लो कि प्रेजेंट का रक्षा मंत्री और सेना का अध्यक्ष। तो सेना का अध्यक्ष तो सेना में गया, सेना से गया है, रक्षा मंत्री थोड़ी सेना से गया है। लेकिन डिसीजन कौन देता है कि ये वाले टैंक होंगे, ऐसे खरीदेंगे, उससे खरीदेंगे, प्रधानमंत्री को सलाह देता है, सबको करता है डिफेंस मिनिस्टर। तो ऐसे ही एक सैन्य सदस्य होता था वायसराय की परिषद में। किचनर ने एक अपना प्रस्ताव रखा कि देखो, सैन्य सदस्य है जो कि सेना से रिलेटेड नहीं है, तुमको वो सलाह दे रहा है, तो वो उतना बेहतर ज्ञान नहीं रखता डिफेंस का जितना मैं रखता हूं। भैया मैं सेना का आदमी, सेनापति हूं, और कई बार उसके डिसीजन मेरे ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि भैया अंतिम निर्णय कौन लेगा, वायसराय देश में तो, और वो तुम्हारा मेंबर है, तुम उसकी सुनते हो। तो ऐसा करो, सैन्य सदस्य खत्म कर दो, मैं ही सैन्य सदस्य रहूंगा, मैं ही चीफ रहूंगा, तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। ये उसने प्रस्ताव रखा। कर्जन ने कहा नहीं, अगर ऐसा होगा तो सेना की पूरी पावर किसके पास पहुंच जाएगी, तुम्हारे पास, तुम तो कभी भी विद्रोह करवा दोगे, क्योंकि भैया जिसके पास बंदूक है उसके पास पावर है। तुम पता चलेगी तख्ता पलटी कर दो कि भैया गवर्नर मैं ही हूं, अब इस देश का किंग मैं ही हूं, तुम ब्रिटिश सरकार से ही तुम विद्रोह कर दो, तो पूरी पावर तो तुम्हें नहीं देंगे। यह मामला पहुंचा ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार के पास। किचनर की उस समय पॉपुलैरिटी बहुत थी, तो उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उसका पक्ष लिया और सैन्य सदस्य का पद, इससे रुष्ट होकर के कर्जन ने इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं मानता ऐसा कुछ भी। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, चलो तो फिर बढ़िया। तो भाई अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कर्जन थोड़ा सा बड़ा है। मैं चाहता तो आपको 5-7 मिनट में बस यही जो मैं लिख के, जो पीपीटी पे लिखा हुआ है, उसी को आपको अंडरलाइन कर करके पढ़ा देता तो जल्दी खत्म हो जाता। मैंने आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, आपको 5-7 3-4 चीजें बताई हैं, तो जिसमें स्वदेशी आंदोलन पढ़ाया, और दूसरा आपको मैंने बंगाल विभाजन पढ़ाया है, और तीसरा आपको कांग्रेस की फूट, जो सूरत की फूट है 1907। बाकी जो कर्जन के जो फैक्ट है वो तो मैंने आपको बताए, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, देन आपकी छुट्टी। सिंचाई आयोग बनाया इसने, रेलवे आयोग बनाया इसने, पुलिस आयोग बनाया इसने, और विश्वविद्यालय आयोग बनाया इसने। अच्छा, एक चीज और सुन लो, आखिरी याद आ गया मुझे, इसने खुफिया विभाग की स्थापना की अलग से। आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है, कर्जन ने सीआईडी बनाई। ठीक, हमारे देश में 2 तरह की जो जांच एजेंसियां बड़ी फेमस हैं। आईबी बन चुका था 1887 में, 1887 में, इसके समय पे सीआईडी बनाया। ठीक, अभी आप कल मुझे बताएंगे कि सीआईडी कब बनाया। मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन आपको एक फैक्ट मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके क्लास में, कि आप कल मुझे बताएंगे सीआईडी कब बनाया। इसने सीआईडी बनाया जो प्रत्येक राज्य में होती है, और सीआईडी और सीबीआई के बारे में अंतर मैं आपको कल समझाऊंगा। हमारे देश में आईबी, सीबीआई, सीआईडी और रॉ, ये 4 प्रकार की जांच एजेंसियां बहुत प्रमुख हैं। रॉ बनाई थी इंदिरा गांधी ने। ठीक, उनके एक बहुत बड़े अधिकारी थे, RN काव, शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके सानिध्य में उन्होंने रॉ बनाया था। इंदिरा गांधी ने बनाया था रॉ। ठीक, 1887 में बनाया था आईबी, अंग्रेजों ने बनाया था। सीबीआई की स्थापना भी अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके सीबीआई किया गया। सीबीआई और सीआईडी हमने काफी चर्चा में सुने हैं। तो कल सीआईडी बनाया था किसने? कर्जन ने। तो कल मैं आपको उसके बारे में, सीआईडी और सीबीआई दोनों के बारे में बताऊंगा। ग्रुप में आपको आज स्वदेशी आंदोलन, जो कपिल सर जीएस वाले करके जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें आपको मैं स्वदेशी आंदोलन और बंगाल की क्रांतिकारी कुछ घटनाएं आपको मैं भेज दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो आप उसमें से पढ़ के आना। तो हमने कर्जन तक पढ़ लिया है। कल हमारा मुद्दा रहेगा मिंटो। मिंटो बहुत, अब जो जितने गवर्नर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
तो उनके काल की घटनाएं जो है बहुत इंपोर्टेंट, मिंटो बहुत इंपोर्टेंट है, मिंटो द्वितीय, तो कल हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जा सकते हैं आप लोग।